शर्म उल शेख में माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शिरकत के लिए मिस्र रवाना, आला सतह वफ्द भी हमरा। वज़ीर आज़म 7 नवंबर को COP27 के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। 8 नवंबर को नॉर्वेजन हम मनसब के हमरा आला सतह राउंड टेबल इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। मौसमियाती तब्दीली के असरात को नजरअंदाज करना मुजरिमाना गफलत होगी। इस साल पाकिस्तान और अफ्रीका को ग्लोबल वार्मिंग से शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ा। हम माहौलियाती तब्दीली से नुकसानात पर इंसाफ मांग रहे हैं। माली इमदाद के बगैर तरक्की पजीर मुल्क मौसमियाती तब्दीली के खतरात से दो चार रहेंगे। COP27 कॉन्फ्रेंस मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ संगे मील साबित हो सकती है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। फॉरेन फंडेड फितना पंजाब इंतजामिया पर गलत FIR के लिए दबाव डाल रहा है। अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गैर कानूनी FIR कटवाने पर बजिद है। पंजाब इंतजामिया को गलत FIR कटवाने पर प्रेशराइज कर रहा है। PTI के डंडा बरदारों ने थानों पर भी धावा बोला और अभी तक उन्हें अपने मकासद में कामयाबी नहीं मिल सकी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका है। हादसे का सहारा लेकर कौम को इज़्तिराब में डाला जा रहा है। बगैर सबूत के अहम शख्सियात पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अदम एतमाद पर निकाले जाने वाले ने झूठा साइफर लहराया। ये शख्स आज भी मुसलसल झूठ बोल रहा है। कितनी गोलियां लगी हैं, इस पर ड्रामा किया जा रहा है। झूठे शख्स की मेडिकल रिपोर्ट्स में तजाद है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी की तरफ से पंजाब पुलिस की वर्दी के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल, हजारों शोहदाए पुलिस की वर्दी को गाली देना इंतहाई अफसोसनाक है। वजीराबाद सानहे पर सियासी जमात की तरफ से इल्जामात की नौयत और उनकी हसासियत के पेश नजर मुकामी पुलिस की तरफ से इंतहाई एहतियात नाकाबिल फहम नहीं। तर्जुमान पंजाब पुलिस। और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। अपने आखिरी ग्रुप मैच में ग्रीन शर्ट्स की बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेटों से कामयाबी। शाहीन शाह आफरीदी की 4 विकेटें मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। शानदार कामयाबियों पर वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद। बुध को पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से सिडनी में होगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर प्रोग्राम न्यूज़ शो एट 6 में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं नाजिया कमल। अहम खबरें आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज़ के साथ। हम बाहर से जो सेकंड हैंड ट्रैक्टर हैं जो 5 साल तक उनकी पुराने हैं, यानी उनके जो सेकंड हैंड अप टू 5 इयर्स, अलबत्ता उनकी सर्टिफिकेशन होगी कि जनाब ये इनकी उम्र जो है ये 5 साल से ज़्यादा नहीं है, यानी वो बाकायदा वो निज़ाम अपना मार्ज वजूद में आएगा। हम 5 साल तक के जो ट्रैक्टर जो हैं इस्तेमाल शुदा उनकी इंपोर्ट की अब हम इजाज़त दे रहे हैं। उनको तकरीबन ड्यूटी में 50% ड्यूटी उनको रिबेट मिल जाएगा ड्यूटी में।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मिस्र रवाना हो गए हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आला सतह वफ़द भी हमरा है। वज़ीर आज़म नॉर्वेजन हम मनसब के हमरा आला सतह राउंड टेबल इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि COP27 कॉन्फ्रेंस मौसमियाती तब्दीली और आलमी हिद्दत के खिलाफ संग मील साबित होगी और मौसमियाती तब्दीली के असरात को नज़रअंदाज करना मुजरिमाना गफलत होगी। ट्विटर बयान में वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान और अफ्रीका में इंतहाई मौसमी वाक़यात ने माहौलियाती तब्दीली को अलमगीरियत को जाहिर कर दिया है। इसके महलिक असरात पर आंखें बंद करना मुजरिमाना गफलत होगी। उन्होंने कहा कि G77 की सदारत करते हुए दुनिया पर जोर देंगे कि वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग और नुकसानात के इजाले के लिए फंड के तौर पर अपने वादे को पूरा करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि माली मदद के बगैर तरक्की पजीर ममालिक मौसमियाती तब्दीली के मुतअद्दिद खतरात से दो चार रहेंगे। हम आबो हवा का इंसाफ मांग रहे हैं। हालिया कुदरती आफात के बाद ज़रूरियात के जायजे से ये बात सामने आई है कि कर्ज़ों, तवानाई और खुराक की आलमी सतह पर बढ़ती हुई कीमतों और फंड्स की कमी की वजह से मुतासरीन की बहाली के लिए हमारी कोशिशों में रुकावट आ सकती है। दुनिया पाकिस्तान को केस स्टडी समझे। नाज़रीन, मिस्र के शहर शर्म शेख में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक होने वाली 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस कल से शुरू हो रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शर्म शेख क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म की शर्म शेख में मसरूफियात पर तफसील बताएंगे रियाज बर की अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ नार्वे के अपने हम मनसब के हमरा मौसमियाती तब्दीली और कमज़ोर मुल्कों के इस्तेहकाम पर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के इब्तिदाई इंतबाह के बारे में गोल मेज़ इजलास में भी शिरकत करेंगे और कलीदी खिताब करेंगे। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के बायस आने वाले सैलाब और इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही के बायस पाकिस्तान की इस इजलास में शिरकत इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस के मौके पर कई आलमी रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहों से मुलाकात करेंगे। COP27 अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती तब्दीली पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत फैसला साजी का सबसे बड़ा इदारा है। इसका इजलास हर साल होता है और ये मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों का जायजा लेकर आइंदा की हिकमत अमली तय करता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की इस आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत पाकिस्तान के इस अज़्म का इरादा है कि वो आलमी माहौलियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए आलमी सतह पर होने वाले इक़दामात में कलीदी किरदार अदा करता रहेगा। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, शर्म शेख। नाज़रीन, मिस्र के शहर शर्म शेख में 2 रोज़ा क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट कल से शुरू हो रही है और ये सरबराही इजलास अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली 27 का हिस्सा है। मौसमियाती तब्दीली पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत के हवाले से भी बहुत जिक्र किया जा रहा है। माहिरीन ये बात कर रहे हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफ्रीका में भी मौसमियाती तब्दीली का सामना है और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिनको मौसमियाती तब्दीली की वजह से बहुत सारे नुकसान उठाना पड़े हैं और मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान खतरात से दो चार है। और इसी हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट किया है कि आलमी दुनिया को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, खासतौर पर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी इमदाद करनी चाहिए, क्योंकि जब भी किसी भी मुल्क को मौसमियाती तब्दीली का सामना करना पड़ता है, इंक्लूडेड पाकिस्तान, तो उसके बाद जो भी खतरात होते हैं उनसे निमटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और खासतौर पर तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उनको इस पर तवज्जो देनी चाहिए। इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जोर दिया है। बिल्कुल, और वज़ीर आज़म साहब ने हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर जब भी बात की है मौसमियाती तब्दीली की, तो उन्होंने खास तौर पर इस बात पर भी जोर दिया है कि वो ममालिक जो तरक्की पजीर हैं उनका इतना हिस्सा नहीं है मौसमियाती तब्दीली में जितना कि नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदा नवीद अजहर हमारे साथ मौजूद है। नवीद, ये क्लाइमेट चेंज समिट हो रही है और इस हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट भी किया और वहाँ पर वो शिरकत के लिए रवाना भी हुए हैं, वहाँ पर उनकी मुलाकातें भी होगी। ज़रा तफसीलन इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये COP27 जो कॉन्फ्रेंस है मौसमियाती तब्दीली और आलमी हिद्दत के ख़िलाफ़ जो है वो इसकी इंतहाई अहमियत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान इस वक्त तारीख़ के सबसे बड़े सैलाब से मुतासर है और पाकिस्तान का तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इस सैलाब से मुतासर हुए हैं, जिसकी वाहिद वजह जो है वो मौसमियाती जो इस वक्त दुनिया में तब्दीली आ रही है और जिसमें ख़ास तौर पे उन मुल्कों का हिस्सा है जो
कार्बन के अंदर ज़्यादा फ़िज़ा में कार्बन जो है वो छोड़ रहे हैं। तो उसके ऊपर जब पाकिस्तान में इक़वाम सदर के सेक्रेटरी जनरल आए तो उस वक्त भी ये इशू बहुत ज़्यादा उनकी वजह से भी हाईलाइट हुआ और उन्होंने इस बात पे जोर दिया और इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट इस सूरत में हुई कि COP27 कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म जो हैं उनको को चेयर जो है वो बनाया गया और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो मुख्तलिफ जो सेशंस हैं उसमें ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे बल्कि दुनिया को ये जो मौसमियाती तब्दीली के जो चैलेंज है उसके ऊपर भी पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उजागर कर सकेंगे। तो ये कॉन्फ्रेंस हर पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर, क्योंकि इस वक्त जो हमें मौसमियाती सूरत हाल का जो सामना है उससे ना सिर्फ बराह रास्त लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासर हो रही हैं कि 3 करोड़ से ज़ायद लोग इस वक्त अपनी जगहों से मुतासर हैं और अपने घरों से वो बाहर हैं और ये एक बहुत बड़ी लेवल की तबाही है। तकरीबन जो यूरोप के छोटे मुल्क हैं उन मुल्कों के बराबर की आबादी पाकिस्तान की जो मुतासर है। उसमें आज वज़ीर आज़म का ट्वीट भी था और उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली और आलमी हिद्दत के ख़िलाफ़ ये कॉन्फ्रेंस जो एक संग मील साबित होगी और उन्होंने ये भी कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात को इस वक्त दुनिया की तरफ से नज़रअंदाज करना जो है वो एक मुजरमाना गफलत होगी। पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर देगा कि जो दुनिया के मुल्क जो है वो माहौलियाती तब्दीली के अंदर बड़ा हिस्सा कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी मुख्तलिफ तनाजुर में उनको दुनिया के इस मसाइल से नबारद आज़मा होने के लिए भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और इस पे को भी अपना किरदार अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया नवीद अजहर, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं और मिस्र के शहर शर्म अल शेख में 2 रोज़ा क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट कल से शुरू हो रही है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस समिट में शिरकत के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं और वो वहाँ पर को चेयर भी करेंगे। साथ ही साथ इस चैलेंजेस के हवाले से दुनिया को बावर भी करवाएंगे कि किस तरह से तरक्की पजीर ममालिक को मौसमियाती तब्दीली के असरात के नज़रअंदाज करना मुजरमाना गफलत हो सकता है और इसके जो ख़तरात हैं उनकी वजह से तरक्की पजीर ममालिक को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। और ये सरबराही इजलास अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली COP27 का हिस्सा भी है और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मिस्र रवाना हो गए हैं। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म साहब मिस्र रवाना हो चुके हैं और हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए क्लाइमेट एक्सपर्ट हाफिज़ जवाद साहब ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है शर्म अल शेख से। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ को वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने का। जवाद साहब, हम इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करें, यकीनी तौर पर इसकी अहमियत अपनी जगह पर मौजूद है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बहुत सारे खतरात से दो चार हैं। इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत के हवाले से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे के हवाले से आगाह कीजिएगा, क्या अहमियत है? जी देखिए जी, ये इस पर 27वीं कॉन्फ्रेंस है जो अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती तब्दीली का जो इदारा है UNFCCC उसके ज़ेरे एहतमाम मिस्र की हुकूमत के साथ ऑर्गेनाइज की जा रही है। इस वक्त ये मिस्र के शहर शर्म अल शेख में मुनक़्क़िद की गई है। यहाँ पे दुनिया भर से तमाम मुल्कों के सरबराह और नुमाइंदगान इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए शर्म अल शेख पहुँच रहे हैं। इसी हवाले से कल लीडरशिप समिट का भी एहतमाम किया गया है जिसके अंदर दुनिया के कमोबेश 50 से 60 ममालिक के सरबराहान खिताब भी करेंगे और वो अपने मुल्कों के अंदर पेश आने वाली मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से आगाह करेंगे और साथ ही साथ वो इस चीज़ का भी मुतालबा करेंगे कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी वजह से हमारे जैसे मुल्कों के अंदर जो असरात रूनमा हो रहे हैं उसका हम किस तरह से मिलकर मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि ये अब किसी एक मुल्क के बस की बात नहीं है कि वो तमाम उन मौसमियाती तब्दीलियों का अकेले में मुकाबला कर सके जिसका पैदा करने वाले वो तमाम डेवलप कंट्रीज़ हैं आज जिनसे उनके हवाले से मुतालबा किया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि पाकिस्तान पिछले दिनों में फ्लड्स की वजह से उन मुश्किलात से गुजरा है और कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का पैदा किया हुआ मसला नहीं है, लेकिन जिस मुश्किलात से हमारी कौम को गुजरना पड़ा है इसलिए तमाम आलमी इदारों से ये मुतालबा किया जा रहा है कि क्लाइमेट जस्टिस के लिए आवाज़ उठाई जाए और लॉस एंड डैमेज के नाम से एक फाइनेंस जिसका बहुत पहले ऐलान तो किया गया था लेकिन वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। तो इस पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की भी यही ख्वाहिश भी होगी और यही
मुतालबा भी होगा कि हम लॉस एंड डैमेज के हवाले से कोई अमली जो है अमली जामिया सही जवाद साहब, कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहा जा रहा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आलमी हिद्दत के खिलाफ संग मील भी साबित होगी, लेकिन पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि जिसको मौसमियाती तब्दीली के खतरात का सामना करना पड़ता है और हम कर भी रहे हैं। लेकिन ये बताया कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पर किस तरह से सिस्टम होता है? फंड्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस तरह से खुराक की कमी है, जिस तरह से सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, उसके इजाले के लिए फंड्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो एहतियाती तदाबीर की जा सके कि मौसमियाती तब्दीली के बाद जिन खतरात का सामना करना पड़ा है उससे पहले ही एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सके? जी बिल्कुल, इस हवाले से दो तरह के मैकेनिज्म इस्तेमाल होते हैं। एक को मिटिगेशन कहा जाता है, दूसरे को अडॉप्टेशन कहा जाता है। तो इसके अंदर यही है कि एक के अंदर हम जब हमारे पास क्राइसिस आ रहा है तो उससे पहले उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो, हमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए भी तैयार होना, हमें प्लानिंग करनी है कि हमने किस तरह अपनी कौम को आने वाली मुश्किलात से बचाना है। इसी तरह जब बहुत से असरात रूनमा हो जाते हैं तो उसके बाद हमने किस तरह इससे पेश आना है, तो उसके लिए भी मौजूद है। ये तमाम मैकेनिज्म अक़वाम मुत्तहिदा के जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर मौजूद है और मुख्तलिफ तरह के फाइनेंशियल मैकेनिज्म भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल अडॉप्टेशन फंड के नाम से एक फंड है, इसी तरह लॉस एंड डैमेज फंड के नाम से एक फंड की बात की जा रही है, ताकि जिन मुल्कों ने इन क्राइसिस को पैदा करने में अपना हिस्सा तो नहीं डाला लेकिन वो उन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज में से हैं जैसे कि पाकिस्तान, तो उनके लिए लॉस एंड डैमेज फाइनेंस का भी एहतमाम किया जाए ताकि वो उन मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए सिर्फ अकेले मैदान में मौजूद ना हो बल्कि दुनिया के तमाम बड़े ममालिक उनका हाथ पकड़ के उनको इस रास्ते से गुजारें। तो इस हवाले से ये कॉन्फ्रेंस इसमें कोई ऐसा इबाम नहीं है, बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ पर आ रहे हैं। अहमियत के हामिल ये कॉन्फ्रेंस है, मिस्र के शहर में हो रही है, शर्म अल शेख में 2 रोज़ा क्लाइमेट इंप्लीमेंटेशन समिट है और हाफिज़ जवाद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं। न सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत पर रोशनी डाल रहे थे बल्कि इसके पस मंज़र के हवाले से भी बड़ी तफसील से बात करें। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका हाफिज़ जवाद साहब, और इसी के साथ ही प्रोग्राम में कुछ मजीद खबरें और रिपोर्ट्स भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज उनकी ताज़ियत के लिए इकट्ठे हुए, अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान करे, उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत में जगह दे। और गुरदासपुरी साहब को जिनका साथी इस उम्र में छूट जाना बड़ा तकलीफ़ दे होता है, अल्लाह ताला इनको भी, फैमिली को भी, सबको सब्र दे, इनके लिए बेहतर सामान बनाए। हम सारे दोस्त इनके गम में शामिल हैं और गुरदासपुरी साहब हमारे नज़रियाती सीनियर हैं, असास है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, फ़िक्री असास है इस मुल्क के अंदर। जो लोग हकीकी तब्दीलियों के वाकई, हम एक तरह हकीकी तब्दीली आजकल चल रही है ना, ये वो हैं जो फ़िक्र की तब्दीली के हामिल हैं, जो उस नज़रिए के हामिल है कि जब तक फ़िक्र तब्दील नहीं होता अमल तब्दील नहीं होता। और इन्होंने सारी ज़िंदगी इस जदोजहद में गुजारी है। ये हमारे लिए, पीपल्स पार्टी के लिए भी, दीगर जमातों के अंदर रोशन ख्याल लोगों के लिए भी एक मशअल रहा है। अल्लाह ताला इनको भी सेहत दे और इनको ज़िंदगी दे। आजकल मुल्क के अंदर बड़ी गर्मा गर्मी है। कल भी हमने गुजारिश की, इससे पहले भी गुजारिश की, कुछ तो गर्मी पहले ही थी, खान साहब ने बड़ा माहौल गर्म किया हुआ था, वो इतनी गर्द उड़ा दी गई है कि इसमें हकायक छुपने लगे और शायद यही हथियार बना लिया गया है कि हालात को इतना गुंजलक बना दो, इतनी धूल उड़ा दो कि सच नज़र ना आए और जो आप चाहें, जिस तरह की चाहें किसी की शक्ल पेंट करना वो पेंट कर लें। ये आजकल सोशल मीडिया और फॉर्मल मीडिया और बाकी ज़राए से जो आपने टेक्निक्स देखी हैं, इस दौर में खान साहब तो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा हिजान पैदा किए थे और वो कह रहे थे कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, उनका हक है, और वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे और किसी ने रोका नहीं था। उनके साथ जो हादसा हुआ है
उस पर सारी कौम मुतफक्कर थी, सारी कौम ने उसके ऊपर उसकी कंडेमिनेशन की है, हर जमात ने, हर तबका फ़िक्र ने। और उसकी बड़ी शफाफ तहकीकात की ज़रूरत है और होनी चाहिए। और हमारा ख्याल ये था कि हमें इस मौके पे खान साहब के पास जाके उनकी उनके साथियों की इयादत करनी चाहिए, इस वाक़े की मज़म्मत करनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी के लिए मुकम्मल तौर पे तावन फराहम करने की बात करनी चाहिए। लेकिन उसके फ़ौरन बाद अभी वाक़या हुआ, मुलज़म को पकड़ के पुलिस ले गई। ये अच्छा हुआ कि वो मुलज़म जो था वो बच गया। अगर वो मॉब के हाथों चढ़ जाता बहुत अच्छा, और वो मार दिया जाता, जिस तरह मॉब उस वक्त गुस्से में था, तो फिर आज पाकिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन जब मुलज़म पकड़ा गया, वक़ूआ पंजाब में होता है, गुजरात में होता है, गुजरात डिवीज़न में हुकूमत PTI की है, इंतज़ामात उनके हैं, बंदा पकड़ा गया है, इतराफ़ कर लिया, बंदे ने इतराफ़ भी कर लिया, पकड़ा भी गया, और फिर उसको जो बेस्ट किस्म की तंजीम हो सकती है वो CTD के हवाले हुआ कि इसकी तहकीकात, इससे तफ्तीश की जाए। लेकिन बजाय इसके कि इसके ऊपर सब्र करके पुलिस की कोई इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन हो लेने देते, फौरी तौर पे इल्ज़ामात का एक तूफ़ान उठाया गया और वही एक गर्द उड़ाई गई। और मैंने फौरी तौर पे उस पर भी कहा था कि हमारे यहाँ ये बड़ी गलत रवायत हो गई है, जिस तरह देहात के अंदर होता है ना, शहरों में भी होता है, अगर देहात के अंदर ख़ास तौर पे आपस में बरादरियों में तलखियाँ होती हैं, कोई हादसा वाक़या हो जाता है तो उसके अंदर बेगुनाह लोगों के नाम भी डाल दिए जाते हैं और उनकी वजह से मुकदमात हतमी अंजाम तक नहीं पहुँचते और बेगुनाहों के साथ गुनाहगार भी बख्शे जाते हैं, केस फाइनलाइज नहीं होते। तो ये अमल दुरुस्त नहीं है। हमने इसकी बात भी उस वक्त भी कही थी। लेकिन फिर खान साहब ने अपनी ज़बान से खुद जो काम शुरू किया, आज भी उन्होंने इदारे को, उन्होंने एजेंसी को, उन्होंने सियासी जमातों को, उन्होंने हर चीज़ को टारगेट पर रखा हुआ है। अब हमें समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग, पाकिस्तान के शहरी, पाकिस्तान का इंटेलिजेंसिया, वो सारे इस बात पे परेशान हैं कि खान साहब चाहते क्या हैं, डायमेंशन क्या है। आप कह रहे हैं इलेक्शन कराना है, हम कह रहे हैं आए बैठ के बात करते हैं, कहते हैं नहीं मेरी शर्त है पहले। हमने कहा शर्तों से मुज़ाकरात नहीं होते, मुतालबों पे मुज़ाकरात हो सकते हैं। डेमोक्रेसी डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं चलती। लेकिन अगर आप शर्त रख के कहें कि ये मेरी पहले शर्त माने फिर आगे बढ़ेंगे, ये रास्ता नहीं है। हम आपके सारे नखरे उठाते हैं, आज तक गालियाँ खाते आए हैं, आपकी हुकूमत में भी खाते रहे, जेलों में भी जाते रहे, सब कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन ये तरीक़ाकार नहीं चलेगा। लेकिन वो इससे बाज नहीं आए और अब उन्होंने एक नया तूफ़ान खड़ा किया है। पहले ये था कि मैंने 4 बंदों की एक जो वीडियो बना के रखी हुई है, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है प्रोग्राम, मैंने फलां जगह पर रख दिया है, और अब नया आ गया है कि वो 4 कोई और हैं, ये 3 नए नाम दे दिए। इसका मतलब है कि हर वो शख्स जो कल इन ओहदों पे होगा, कल आप उसका नाम ले लेंगे। आप ज़रा गौर करें, इदारे जब तक खान साहब के साथ एक पेज था, उस वक्त तक बहुत अच्छे थे। इलेक्शन कमीशन जब तक खान साहब को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, फॉरेन फंडिंग के केस में उनको तारीख पे तारीख देता रहा, 8 साल गुजर गए। यही इलेक्शन कमिश्नर, पिछला इलेक्शन कमिश्नर भी बड़ा अच्छा था, ये इलेक्शन कमिश्नर भी बड़ा अच्छा है। लेकिन जब अदालत ने कहा, हमने भी कहा कि भाई 8 साल हो गए, फैसला करो। जिस दिन इलेक्शन कमिश्नर ने आपको मज़ीद तारीख देने से इनकार किया और कहा कि अब अदालती हुक्म के मुताबिक मैंने इसका जल्द फैसला करना है, 8 साल के बाद कल खान साहब फरमा रहे थे कि देखिए 8 साल तक उसका केस चलता रहा। हजूर वो 8 साल आप चलवाते रहे, आप तारीखें डलवाते रहे, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेते रहे। वो कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से गलती नहीं थी, लेकिन आपने उनको भी गालियां देनी शुरू कर दी। अदलिया के अंदर किसी जज ने अगर कहा कि आपने जो धरने दिए थे वो गलत हैं या आपके जो तरीक़ाकार हैं वो गलत हैं, तो उसके खिलाफ रेफरेंस शुरू हो गए। हमारे रियासती इदारों की तरफ से जब कहा गया कि जनाब
हम अपने आईनी दायरा कार में रहना चाहते हैं तो खान साहब की हुकूमत ख़त्म होती है। पहले तो आप पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से उससे खेलते हैं कि आप बिला वजह किसी मुल्क पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं और वो वजाहतें कर रहे हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं। आपकी अपनी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है उनका कोई साजिश नहीं। आपके साथी कह रहे हैं कोई साजिश नहीं। सारी दुनिया के जो समझदार लोग हैं इस मामले को समझते हैं, लेकिन वो हैं कि आज तक उस बात से इनहराफ या पीछे हटने को तैयार नहीं, हकायक देखने को तैयार नहीं। गर्द उड़ाते जाओ ताकि हकायक छुपे रहें, हकायक सामने ना आए। फिर आपने पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, पाकिस्तान की ऊपर हमला कर दिया। वो इस तरह के आपने जो मुआहदा किया था IMF से, हमने उस मुआहदे को अगर पूरा नहीं करना था तो IMF पाकिस्तान का बायकाट जारी रखता। पाकिस्तान के साथ तमाम आलमी इदारे बायकाट कर रहे थे। फिर पाकिस्तान को ना इमदाद मिलती, ना कर्ज मिलते, ना फेटफ से जान छूटती, ना हमारा जो यूरोप के साथ एक्सपोर्ट का मुआहदा है वो रिन्यू होता। तो क्या पाकिस्तान के लिए अच्छा होता? सऊदी अरब आपसे नाराज़, ईरान आपसे नाराज़, चाइना आपसे नाराज़, अमेरिका हमारे साथ बिला वजह और यूरोप आपसे नाराज़। तो किस मुल्क के साथ हम राब्ता रख के चलेंगे? सिर्फ एक ख्वाब दिखा के, सिर्फ ख्वाबों के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। वो इल्यूजन में कोई बंदा अपनी मौज में हो तो वो बैठ के ख्वाब देखता रहे तो और बात है। कौमें ख्वाब देखें तो बर्बाद हो जाती हैं। उनको हकायक की आंखों से हकायक को देख के उनकी तदबीर करनी पड़ती है। सो खान साहब ने उसके ऊपर जो रास्ता इख्तियार किया वो अफसोसनाक है। हमने पहले कहा कि इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। मुल्ज़िम आपके पास है, तहकीकाती इदारे आपके पास है, GID बना ले। लेकिन आज फिर खान साहब ने ये कहा है और उस पर शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी एक अच्छी रवायत डाली। उन्होंने कहा जी बड़ा उनका मुतालबा है, मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमीशन अनाउंस करता हूँ। मैं अदलिया से दरख्वास्त करूँगा, खुद लिख के दरख्वास्त करूँगा कि पूरे जज साहबान, सुप्रीम कोर्ट में जितनी स्ट्रेंथ है सारे जज साहबान पे मुश्तमिल कमीशन बन जाए, फुल कोर्ट। वो बैठे, वो इस मामले पे इमरान खान के ऊपर हमले के ऊपर जो इनका एतराज़ है इसकी भी तहकीकात करें, कमीशन बने। उसके अलावा कोई करना चाहते हैं वो भी करें। अरशद शरीफ के बारे में भी करना, वही कमीशन कर ले, में कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अब इस हकीकत को सामने आना चाहिए, इस गर्द को बैठना चाहिए और बिल्कुल अदलिया को यह देखना चाहिए कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक जमात पाकिस्तान की ज़्यादा जमातों की एक मुश्तरका हुकूमत के ख़िलाफ़ है, सूबे मरकज़ के ख़िलाफ़ हैं। सूबाई हुकूमतें मरकज़ के ऊपर चढ़ाई करने को तैयार हैं। वो जमात जिस पे 2 सूबों में उसकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में हुकूमत है, वो इस वक्त पाकिस्तान के इदारों पे हमला आवर है। और अगर फ़ौज से भी लड़ाई लड़नी है, इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी बुरा कहना है, सियासी जमातों के साथ भी नहीं बनना, तो करना क्या है? ये कैसे मुमकिन है कि कोई एक फ़र्द कहे कि मैं ही इस मुल्क का मसले हूँ, मैं ही वाहिद अक्लमंद हूँ? ये नहीं हो सकता। एक तरफ कहते हैं कि बड़ा अच्छा जी कमीशन बन गया है, दूसरी तरफ कहते हैं कि मैंने जो कहा है हो सकता है मेरा तहफ़्फ़ुज़ दुरुस्त ना हो, लेकिन इस कमीशन से पहले प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे, इंटीरियर मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे, ISI का DG इस्तीफ़ा दे। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मेरे तहफ़्फ़ुज़ात गलत हों, लेकिन ये इस्तीफ़ा दें। आप इस्तीफ़ा क्यों मांग रहे हैं? इस्तीफ़ा मांग रहे हैं इस बुनियाद पे कि इन अहबाब के होते हुए साफ और शफाफ इंक्वायरी नहीं हो सकती। ये प्रेमिसेस है उनका, ये थीसिस है उनका। हजूर वाला आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सारे जज साहिबान पे मुश्तमिल जो कमीशन होगा उसको वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला या कोई एक फ़ौज का अफसर वो उनको इन्फ्लुएंस कर लेगा। आप अदलिया के ऊपर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। यानी समझ नहीं आ रही कि अदलिया के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, फ़ौज के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर, हुकूमत के ऊपर किसके साथ बनेगी? मजहबी जमातों के साथ लड़ाई, कितनी लड़ाई लड़नी है? खुदारा ये लड़ाई का रास्ता दुरुस्त नहीं है। घर में खुशहाली हो, भाई आपस में इत्तेफाक से रहते हों, एक दो में आपस में इख्तलाफ हो जाए तो गुजारा हो जाता है। घर पहले
मुश्किल का शिकार है, हमसायों से ताल्लुक बुरे हैं, ऊपर से एक भाई है जो हर मोहल्ले में बंदे से लड़ने को तैयार बैठा है, किस तरह चलेगा? खान साहब ये तरीका चल नहीं सकता। अब आप ये कह रहे हैं कि जनाब हमारी हुकूमत है लेकिन FIR हमारी दर्ज नहीं हो रही। वो भाई FIR क्या शहबाज शरीफ साहब ने दर्ज करानी है, राना सनाउल्लाह साहब ने करानी है, फौज के सरबराह ने करानी है? आपकी हुकूमत है, आप हकायक के ऊपर जाएं, अदालत में चले जाएं, लेकिन उस पर भी क्यों? आपकी हुकूमत है, आपके ऊपर हमला हुआ है, आप पुलिस में दरख्वास्त दें, वो पुलिस जो भी अपना उस पर एक्शन लेगी उसके ऊपर एतराज़ उठाएं। आप अपनी मर्जी का FIR कटवा के उसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, फिर एक पर्चा लहराना चाहते हैं, फिर अवाम के जज्बात को बराग नेख्ता करना चाहते हैं। ओ भाई, अगर आपकी हुकूमत होते हुए बात सुनी नहीं जा रही तो इतने बेबस हो तो घर क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? क्या ले रहे हो यहां बैठे? चीफ मिनिस्टर आपका है, हुकूमतें आपकी हैं, वजीर आपके हैं, और जो मशीर दाखिला है वो आपका है। ये बात फिर आप स्पिन कर रहे हैं, फिर आप लोगों को बहका रहे हैं, फिर एक नई गर्द उड़ाने की कोशिश है। ऐसा नहीं होगा। खान साहब, आपको अब किसी जगह ठहरना चाहिए, किसी जगह रुकना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ, जंगें भी हो रही होती है ना जब दुश्मनों के साथ, तो डायलॉग भी हो रहा होता है। अगर आपके अंदर ये जो अना नहीं है, ये एक मनफी रवैया है कि मैं ज़हीन हूँ, मैं फ़तीन हूँ, मैं आलम हूँ, मैं जानता हूँ, मैं बड़ा दलेर हूँ, मैं बड़ा गैरतमंद, यानी मैं ही हूँ, ये अपनी ज़ात के सहर में गुम शख्स न अपने लिए कुछ कर सकता है, न घर के लिए कुछ कर सकता है, न मुल्क के लिए कुछ कर सकता है। इस अमल से बाहर निकलो। इज्तिमाई शऊर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का भी यही हुक्म है, मुसलमानों के लिए जो पैगाम है वो यही है कि तुम में आपस में मामला हो जाए तो आपस में मशवरा किया करो, मुशावरत से होने वाले फैसले बेहतर होते हैं। एक लफ्ज़ है हर वक्त पकड़ा हुआ है। देखो यार क्या कर रहे हो, बात हो रही है। एक चोर लफ्ज़ पकड़ा हुआ है, चोर हैं, डाकू हैं, फलान है, खा गए हैं, मुल्क से बाहर पैसा ले गए। ओ भाई, 3.5 साल, 4 साल आप एक पेज पे भी थे, नैब का चेयरमैन भी आपका, उसकी टेपें आपने रख के उसकी गर्दन पे भी उंगली रखी हुई थी। आप उनके जरिए नाजायज़ मुकदमे बनवाते रहे, लोग 2-2 साल जेलों में रहे। आप जेल सुपरिटेंडेंटों को प्राइम मिनिस्टर फ़ोन करते रहे कि इसको ज़रा तकलीफ में रखना है, इसको सबक सिखाना है। कुछ नहीं कर सके, किसी से कोई केस प्रूव नहीं कर सके। और आज कि जी नैब मेरे इख्तियार में नहीं थी, अदालत मेरे इख्तियार में नहीं थी, तो नैब आपके इख्तियार में क्यों होती? इसका मतलब है आप चाहते हैं नैब मेरे इख्तियार में हो, अदालत मेरे इख्तियार में नहीं थी, इसका मतलब है आप चाहते हैं अदालत आपके हुक्म पे चले। ये कौन सा तरीका है? प्रोसिक्यूशन मेरे इख्तियार में नहीं थी, वो प्रोसिक्यूशन इंडिपेंडेंट होनी है। इन उनका रवैया देखे जरा, नैब मेरे इख्तियार में नहीं है, इलेक्शन कमीशन मेरे इख्तियार में नहीं है, फलां इदारा मेरे इख्तियार। किस तरह मुमकिन है कि ये ऑटोनमस इदारे आपके कंट्रोल में हों? उनको आइन ऑटोनमी देता है। और अगर आपने कानून बदलने थे तो आप एक रात में, 1 घंटे के अंदर 31 कानून बनाए थे आपने। ये कानून भी अमेंड कर लेते, प्रोसिक्यूशन को तगड़ा करना था वो कर लेते, हमने करना था वो तो किया नहीं, अपने वक्त पे वो काम नहीं किए। अब आके वही पुरानी दास्तान है कि ये खा गए, ये लूट गए। ओ भाई ज़रा गौर करें, मैं कौम से भी गुजारिश करता हूँ, एक शख्स जो बिला वजह मुसलसल इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये फलान हैं, ये कितना अरसा गालियाँ देनी हैं, किस सबूत पे गालियाँ देनी हैं? ये वैसे ही है, ऐसा ही है खान साहब आपका ये बयानियाँ भी, जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि मेरे कत्ल के जो मंसूबे हैं ये फलां फलां ने बनाए हैं। अगर आपके पास सॉलिड रीज़न है तो आप सबूत दीजिए। यानी किसी पे इल्ज़ाम लगाने के 2 ज़रिए हो सकते हैं, 2 वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसकी जिम्मेदारी हो और वो अपनी ड्यूटी अदा ना करे। यानी पुलिस की हमारी टीम है, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के जितना काम कर सकते थे किए।
लेकिन याद रखिए, हमने भी बड़े जुलूस किए हैं, हमने भी बड़े रैलीज किए हैं, मार्चेस किए हैं। खान साहब को तो अभी तजर्बा ही उतना नहीं है। मार्चेस में, जुलूसों में सिक्योरिटी फुल प्रूफ नहीं हो सकती। मैक्सिमम सिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन उसमें क्योंकि लोग शामिल हो रहे होते हैं, लोग निकल रहे होते हैं, हर जगह से लोग आ रहे। जलसे में एक जगह पे जलसा होता है, उसको सराउंड करके गेट लगा के लोगों को सर्च करके बंदा अंदर ले जा सकता है। लेकिन पुलिस ने अपने तौर पर काम किया होगा, कमी रह गई है तो वो देखें, उसको इम्प्रूव करें। आपकी इंटेलिजेंस आपके पास थी, आपकी अपनी सिक्योरिटी थी, फिर जो आपके पास ट्रक था उस पर भी गौर करें कि आप कह रहे हैं मुझे पहले ही पता था मुझ पे हमले होने हैं, आप कह रहे थे मुझे खदशे ज़ाहिर हो रहे थे, इजाज़ चौधरी साहब कह रहे हैं मैंने बता दिया था, खान साहब खुद फरमा रहे हैं मुझे पता था। वो भाई पता था तो कम से कम अपने ट्रक की साइड पर चादरें तो मजबूत लगवा लेते। वो पिस्तौल की गोलियां भी जिनको पार कर गई हैं, ये आपका सिक्योरिटी अरेंजमेंट था और आप गालियां दूसरों को दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने फिर भी मुतालबा करना है, किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी है कि तुम मुस्ताफ़ी हो जाओ, तो या तो पंजाब की हुकूमत होगी, या मुतल्लिका वजीर होगा, मशीर होगा, पुलिस का बंदा कोई होगा, इंतजामिया होगी। फेडरल गवर्नमेंट कहाँ से आ गई इसमें? उनकी क्या जिम्मेदारी थी? लॉ मिनिस्टर की, इंटीरियर मिनिस्टर की, या एजेंसी के हेड की क्या जिम्मेदारी थी? प्राइम मिनिस्टर की क्या जिम्मेदारी थी? कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उनके ऊपर आप सिर्फ एक सूरत में इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि आप मेरे कत्ल में शामिल हैं या इस इरादे में शामिल हैं, आपकी इमा पे हुआ है। तो खान साहब, अगर आप साबिक वज़ीर आज़म हैं, इतनी बड़ी जमात के सरबराह हैं और कहते हैं कि मैं सादिक और अमीन हूँ, कहते हैं कि मैं बिल्कुल सच बोलने वाला हूँ, इंसाफ करूँगा, अगर इंसाफ करते हो, सच बोलते हो तो आओ, अपना सारा जो रिकॉर्ड आपके पास है वो सॉलिड एविडेंस दिखाओ, अदालत को दिखाओ, कमीशन को दिखाओ, पुलिस को। और हम चाहते हैं कि उसमें जो शख्स जिसका भी कनावेंस है उसको हतमी मंजिल तक उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल हम उसका मुतालबा करते हैं। लेकिन अब ये तमाशा मज़ीद नहीं चलना चाहिए। अब ये कौम मज़ीद इस गर्द की मुतहम्मल नहीं हो सकती। अब हमें मंजर साफ़ करने होंगे। ये पौने 4 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल पुरानी जो डुगडुगी है, ये बहुत बच गई। अब आप कौम को ये बताइए, इस मामले के ऊपर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने कह दिया है, इंशाल्लाह इस पर कमीशन बनना चाहिए। और दूसरा यह कि आप अपने मुस्तकबिल का लोगों को बताइए। आपने पौने 4 साल में कुछ नहीं किया, आप इकॉनमी कैसे दुरुस्त करेंगे? वे फॉरवर्ड दें। आप मईशत को कैसे दुरुस्त करेंगे? आप ज़राअत को कैसे दुरुस्त करेंगे? आपके पास क्या प्रोग्राम है? आपने 1 करोड़ नौकरियों का कहा था, 10 लाख दी हो, 2 लाख दी हो तो हम माने। आपने कहा था 50 लाख घर बनाऊंगा। पौने 4 साल में कोई 1 लाख घर भी बना हो तो भी हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन कौम को कितने ख्वाब दिखाने हैं? मेहरबानी करें और अपने आप को ज़रा पानी पिए, सांस लें, थोड़ा सा आराम से बैठ के सोचें। जो शख्स खुद के अपनी ज़ात के सहर में गुम हो जाए वो तारीख़ में गुम हो जाता है, वो तारीख़ में ज़िंदा नहीं रहता। लोगों के इज्तिमाई शऊर पे यकीन करने वाला, मशावरत पे यकीन करने वाला बेहतर फ़ैसले कर सकता है। यही हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। मंजिल से दोबारा मार्च का ऐलान कर दिया है, तो ये आप मंजिल साफ होने से पहले दोबारा ये मार्च अलाउ करेंगे? और ये प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि इसकी इंक्वायरी की जाए, तो ये इंक्वायरी से पहले ये मार्च अलाउ करेंगे? हमने तो जी आज तक मार्च की मुखालफत की ही नहीं। हम तो उनको पहले दिन से कह रहे हैं कि आइए, आपका हक है। हमने भी मार्च किया था, आप भी करें। लेकिन हमारा सिर्फ उनसे तकाजा फारूकी साहब ये था कि खान साहब फरमा रहे थे कि मैं जाऊंगा, पंजाब इधर से निकलेगा, केपी उधर से निकलेगा, कश्मीर उधर से आएगा, इस्लामाबाद तो छोटा सा आइलैंड है, मैं चौक कर दूंगा, मैं इसका मुहासरा कर लूँगा, बिल्डिंगें फतह हो जाएगी। वो देखिए ना क्या कह रहे थे। उस तनाजुर में हमने कहा कि ये हमारी आईनी जिम्मेदारी है, हम आपको वो हरकतें नहीं करने देंगे जो आप नारे लगा रहे हैं। हम आपको रेड जोन में दाखिल नहीं होने देंगे, हम आपको आईनी इदारों पे हमला नहीं करने देंगे, हम आपको इस्लामाबाद के शहरियों की ज़िंदगी और कारोबार से नहीं खेलने देंगे। हाँ, कानून के मुताबिक रिकॉर्ड तो आपका साफ़ नहीं है, क्योंकि आपने जब आपने मार्च किया, जो आपने इंतज़ामिया से मुआहदा किया, आपने उसको वायलेट किया। लेकिन फिर भी इंतज़ामिया के साथ बैठिए, आपकी जमात बैठ के फ़ैसला कर ले। और फिर अदालत का भी एक वाज़े पैरामीटर अदालत ने भी तय किए हुए हैं, उसके अंदर रहते हुए ये ना हो
कि फिर अदालत को यही कहा जाए जाके कि जी वो मुझे तो पता ही नहीं था। यानी आपकी तरफ से अंडरटेकिंग भी आ जाए और बाद में आप कहें मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे नहीं पता कौन सी अंडरटेकिंग है, तो अदालत उस पर अदालत ने भी हुक्म दिया है। तो उसके अंदर रहते हुए आप आइए, इस्लामाबाद में जलसा करना है, बिस्मिल्लाह करिए, बैठना है बिल्कुल बैठिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन यही हमारा मौक़िफ़ आज भी कायम है कि आप उससे बियॉन्ड जाना चाहेंगे तो हम नहीं जाना। मैं अभी क्या कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए प्रेस का, देखिए गुजारिश ये है कि हम मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार थे हैं, लेकिन अगर उनका लीडर कहता है मैं इनसे ना हाथ मिलाने को तैयार हूँ ना बात करने को तैयार हूँ, और फिर बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर कोई सबूत लिए, बगैर सांस लिए वो इल्ज़ामात की बारिश कर देता है, इस माहौल में क्या। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि ये एक अच्छा रास्ता है और अब अदालत को भी चाहिए कि अदालत के लिए दरख्वास्त हम कर रहे हैं, और अदलिया को इस वक्त पाकिस्तान के हालात को देखते हुए और जो तनाव की कैफियत है उसको सामने रखते हुए अब इसके लिए बेहतर फैसला करना चाहिए। के हवाले से कहा जाता है कि मफामत के बादशाह एक ज़रदारी सबसे यारी, तो क्या आप समझते हैं कि आप इमरान खान जमान पार्क में चले गए हैं, उनकी तीमारदारी के लिए आ जाएं, कुछ बर्फ़ पिघले, हो सकता है इमरान खान से आसिफ अली ज़रदारी मिले तो उनकी बात थोड़ी सी समझ में आ जाए इमरान खान। देखिए, जिन पे कत्ल के इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं ना, वो आपके घरों में आने से फिर हिचकिचाते हैं। तलखी को कम करने से यही हम कह रहे थे कि ये तरीका होता, अगर खान साहब थोड़ा सा तहम्मुल करते तो इसकी FIR हो जाती, इन्वेस्टिगेशन तो हमें जाना चाहिए था। मैं आज भी समझता हूँ, मेरी राय में आज भी हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसके जवाब में हमें गालियाँ मिलेंगी, फिर हम क्या करें, फिर और तलखी बढ़ जाएगी। एक मिनट, ये काम इनका है, आप बैठिए, आप बैठिए। देखिए भाई, ये काम उनका है, सवाल उनके हैं, आपके नहीं। मैं बाद में करता हूँ, मैं सिटीजन से बाद में बात करते हैं। मुशीर उमर कश्मीर कमर जमान कायरा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिक्री तब्दीली की हामी है। इमरान खान के साथ पेश आने वाले वाक़े पर सब ने अफसोस किया। वजीराबाद में पेश आने वाले वाक़े के हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। इमरान खान मुसलसल इदारों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बगैर सबूत के इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं। नाज़रीन, मोटरवे पर चलने वाली बसों ने कानून की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी हैं। नेशनल मोटरवेज एंड हाईवे पुलिस भी अहम कौमी शाहराहों से गायब रहती है। कानून के मुताबिक मोटरवे की मुख्तलिफ लेंस लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए मुकर्रर की गई हैं, जिसकी पाबंदी बसों, कारों और दीगर गाड़ियों पर लाजिम है। बसें फास्ट लेन में अपनी मुकर्रर करदा रफ्तार से भी ज्यादा पर चलाई जा रही हैं और मोटरवेज पुलिस कहीं दिखाई नहीं देती। मोटरवे पर सफर करने वाले कार और दीगर लाइट व्हीकल्स के ड्राइवर्स का कहना है कि बस ड्राइवर्स और मोटरवे पुलिस की लापरवाही अहम शाहराहों पर आए दिन हादसात का सबब बनती है। मोटरवे पर चलने वाली बसों ने कानून की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं AIG ऑपरेशंस मोटरवे पुलिस सैयद बिलाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। जी बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। कुछ कवानीन बनाए जाते हैं, लेन्स को मुख्तस किया जाता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मोटरवेज पर जो गाड़ियां हैं, खासतौर पर जो बसेज हैं, वो उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रही और स्पीड लिमिट का भी ख्याल नहीं कर रही। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस कोताही की निशानदेही की है, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो मीडिया का यही रोल होता है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि एक हद रफ्तार बसों के लिए मुय्यन है जो कि फॉलो की जाती है, और मोटरवे पुलिस इसमें अपने तई पूरी कोशिश कर रही है। हमने अब तमाम PSVs के अंदर ट्रैकर्स इंस्टॉल करवाए हैं। इस वक्त जितनी भी बड़ी कंपनियां और फ्लीट हैं, उनके PSV में ट्रैकर इंस्टॉल हो चुके हैं, जिसकी एक्सेस मोटरवे पुलिस के पास मौजूद है। और ऑन ग्राउंड भी अगर वो ओवर स्पीड करते हैं, या अगर उनके ट्रैकर के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि उन्होंने मुकर्रर हद से तजावज़ किया है, तो उनको चलान भी किया जाता है। इसके साथ साथ जो हमारा रोड सेफ्टी का जो विंग है, वो इनकी कॉन्टिन्यूस ब्रीफिंग भी करता है और इनको बताता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं ये बताता चलूँ कि किसी भी PSV गाड़ी का, बस का थर्ड लेन में आना, ओवरटेक वाली लेन में आना कानूनन जुर्म नहीं है, लेकिन इसको हम बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं ताकि मोटरवे के ऊपर एक स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक बरकरार रखा जाए
और हर गाड़ी अपनी मुकर्ररा हद और लेन के अंदर चले। ये जो ट्रैकर एक्सेस है ये स्पीड के साथ साथ हमें लेन वायलेशन के बारे में भी इतला देती है। तो जितने भी ये फ्लीट्स हैं इसमें दर्जनों के हिसाब से डेली के ब्रीफिंग्स भी हो रही हैं और टिकट भी इशू किए जा रहे हैं अगर कोई बस इसकी वायलेशन करती है। जी बहुत शुक्रिया। सैयद बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, AIG ऑपरेशंस मोटरवे पुलिस, और तफसील से उन्होंने बात की। लाइन और लेन डिसिप्लिन का ख्याल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी शाहराह पर सफ़र कर रहे हैं, क़वानीन को फॉलो करेंगे तो आप नुकसान से बच सकेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।